सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो एक विशेष कंफ्यूजन दिमाग में रहता है कि गाय से शुरू करें या भैंस से शुरू करें। गाय भैंस की बात यदि क्लियर हो जाती तो उसके बाद एक सवाल और रह जाता है कि कितनी गाय भैंस से शुरू करें। ये सवाल भी क्लियर हो जाता है तो ये बात दिमाग में रह जाती है कि कितनी पूंजी से शुरू करें, और पूंजी का भी दिमाग में बात आ जाती है तो ये बात रह जाती है कि गाय भैंस खरीदें कहाँ से। एक बात और रह जाती कि शहर में करें या गांव में। तो आज की यह वीडियो यदि आपने पूरी देख ली तो मैं 5 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा और पांचों प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर होने वाली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि डेयरी फार्म में गाय का शुरू करें या भैंस का। तो इसका एक सीधा सा आसान सा आपको मैं फार्मूला बताता हूं जो आपको मदद करेगा यह समझने में कि आप गाय लेकर आएंगे कि भैंस लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आप जहां पर फार्म करना चाहते हैं, वो शहर है या गांव में बाद में बात करेंगे, लेकिन जहां पर आप फार्म करना चाहते हैं वहां पर सबसे पहले आपको एक चीज़ का सर्वे करना चाहिए। अपना व्यक्तिगत डेटा आपको इकट्ठा करना चाहिए कि जहां पर आपको फार्म करना है उसके आसपास के लोग किस पशु का दूध पीना पसंद करते हैं, वो गाय का पसंद करते हैं या भैंस का। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि जहाँ पर आप फार्म करेंगे आपको लोकल मार्केट में ही अपना दूध बेचने की यदि आपकी प्राथमिकता है, तो मान लीजिए उस क्षेत्र में भैंस का दूध लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और आपने गाय का फार्म कर लिया, तो दूध बेचने में वहाँ पर समस्या आएगी। समस्या इसलिए आएगी क्योंकि उन लोगों की जीभ का स्वाद भैंस का दूध का ही होता है, तो वो गाय का दूध पीना पसंद नहीं करेंगे। ठीक इसके विपरीत दूसरी बात यह है कि यदि आप जहाँ फार्म करना चाहते हैं उसके आसपास लोगों की जीभ का स्वाद गाय के दूध का है और आप वहाँ पर भैंस रखेंगे तो फिर वही समस्या फिर आएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप अपना व्यक्तिगत डेटा यदि कलेक्ट करते हैं तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि गाय रखें या भैंस। अब दूसरी बात आती है, आपने निर्णय ले लिया कि मेरे को गाय रखनी है, तो गाय खरीदेंगे कहाँ से। ये पहले सवाल में ही इसका उत्तर छिपा है, क्योंकि आपने यह निर्णय उसी आधार पर लिया होगा जिस आधार पर आपके क्षेत्र में जिस पशुधन का पालन ज़्यादा किया जा रहा है। तो मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि आप गाय अपने सराउंडिंग से, लोकल एरिया से ही खरीदें। उसके कई सारे फायदे होते हैं। एक तो आप वहाँ से गाय खरीदेंगे तो एक तो आपको जायज़ रेट पर मिलेगी, जायज़ कीमत पर मिलेगी। दूसरा, वो गाय पहले से ही वहाँ के वातावरण में, वहाँ की हवा पानी में वह ढल चुकी होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। किसी भी तरह की ये YouTube के ऊपर वीडियो देखकर आप यह निर्णय न लें कि मैं वहाँ इतनी दूर से लेकर आऊँगा तो वहाँ सस्ती मिल जाएंगी या वहाँ पर ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं या भैंस हैं, या ऑनलाइन के चक्कर में तो आप बिल्कुल भी ना पड़ें। ये आपको मेरी एक व्यक्तिगत सुझाव। इन 5 बिंदुओं से अलग ही एक बिंदु हो कि गाय भैंस है, जब आप जो भी पशु आप रखना चाहते हैं तो वो अपने नज़दीकी क्षेत्र से ही शुरू की जो 5-7 आप खरीदें वो वहाँ से ही खरीदेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। क्योंकि दूर से पशु लाने में पशु पहले ब्यात जिस जिस लैक्टेशन पीरियड में आप उसको लेकर आते हो, उस लैक्टेशन पीरियड में पशु आकर आपके यहाँ सेट होगा कि नहीं होगा, बड़ा ही कठिन मामला होता है। और जो आदमी पहली बार गाय भैंस खरीद के लाता है उसके साथ तो ये समस्या ये समझो कि आने वाली ही है। क्योंकि पशु जब चल कर आता है तो वह तनाव में भी आता है, उसका चारा दाना बदलता है, उसका वातावरण बदलता है, उसका पानी बदलता है, उसका मालिक बदलता है। ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं एक पशु को लगातार उसकी दूध क्षमता के अनुसार उससे दूध लेने में। तो आप किसी भी चक्कर में ना पड़ के अपने नज़दीकी क्षेत्र से ही। अब उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट था कि कैसे खरीदें, तो किसी भी सूरत में नए व्यक्ति को ऑनलाइन के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। यूट्यूब पर वीडियो देख कर कि फलां जगह गाय बिकाऊ है, वो व्यक्ति वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फ्री दे रहा है, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इस चक्कर में ना पड़ के, बल्कि एक पशु खरीदने का अच्छा तरीका यह होता है कि आप अपना खूब सारा समय लगाएं। और यदि आपके पास समय नहीं है तो बीच में एक बात और कह देना चाहता हूं कि आप इस काम को
ना ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो खरीदने का जो तरीका है वह तरीका यह है कि आप जिसके घर से पशु खरीद रहे हैं बिचौलियों से बचें। बिचौलिए के बगैर पशु मिलता भी नहीं है, लेकिन बिचौलिए भी दो तीन तरह के होते हैं। एक तो वो बिचौलिया होता है जो पशु को खरीद के लाकर अपने खूंटे पर लाकर बेचता है। एक इस तरह के भी बिचौलिए होते हैं जो कुछ कमीशन लेकर मालिक के घर से ही पशु आपको दिला देते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, यदि आप नए व्यक्ति हैं तो किसी मालिक के घर से ही जाकर आप पशु खरीदें, ये कोशिश करनी चाहिए। आप पशु खरीदने में और क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। आप बिल्कुल नए व्यक्ति हैं तो आपके साथ एक ऐसा कोई अनुभवी व्यक्ति हो जो आपके विश्वास के लायक हो, जो जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। धोखेबाजी करने वाला व्यक्ति ना हो, धोखाधड़ी वाला व्यक्ति ना हो, बीच में कमीशनखोरी वाला व्यक्ति ना हो। ऐसे व्यक्ति से बचें। एक विश्वास पात्र व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए। और कम से कम ये वैसे करने नहीं देते हैं लोग, 3 समय का दूध आपको देखना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको भले ही 1000, 2000, 5000 रुपये फालतू देने पड़े, लेकिन 3 समय यदि आप नहीं कर पाते हो तो 2 समय का दूध तो अपने हाथ से आपको उसका निकाल कर देखना ही चाहिए। दूध निकालने में आपको उस बिचौलिए का ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने हाथों से दूध निकाल कर देखना चाहिए। और दूध निकालने में क्या क्या देखना होता है कि उसकी धार टाइट तो नहीं है, उसके थनों में कोई छर्रा तो नहीं है, उसकी लेवटी में कोई गांठ तो नहीं है, उसकी लेवटी में कोई टाइटपन तो नहीं है, थनों के दूध का प्रेशर बराबर है कि नहीं है। और उसके साथ साथ पशु के स्वास्थ्य की जांच भी 2 समय आप जाएंगे तो कर पाएंगे। और पशु के स्वास्थ्य की जांच में एक सबसे बड़ी मुख्य पहचान, उसकी आंखें चमकीली होनी चाहिए, नथनों के ऊपर पानी होना चाहिए, किसी भी तरह का पानी नथनों से गिरना नहीं चाहिए, पशु सुस्त नहीं होना चाहिए, ढीले कान नहीं होने चाहिए। पशु को चलाकर भी देखना चाहिए। चलाकर देखने से हमें उसके शारीरिक बनावट संरचना का पता चल जाता है कि पशु किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, उसको कोई सामयिक या असामयिक कोई चोट तो नहीं लगी हुई। तो इस प्रकार पशु की जांच परख करके, और जब आप 2 समय दूध निकालेंगे तो वहाँ पर पिछला मालिक पशु को क्या खिलाता है, बांट बंटा बाखर में क्या खिलाता है, सूखे में क्या खिलाता है, चारा कितने टाइम खिलाता है, पानी की क्वालिटी उसकी कैसी है, वो पानी पीकर देखें जो वो पशु को पिलाता है। क्योंकि पानी के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। आपके क्षेत्र में पानी यदि पीछे जहाँ से आप पशु खरीद रहे हैं उससे थोड़ा सा फीका है, नमकीन है, या कम मीठा है, या ज़्यादा मीठा है, तो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो वो चीज़ भी, वो पानी की गुणवत्ता भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और यदि आपके जैसा पानी नहीं है, आपसे मिलता जुलता पानी नहीं है, तो वहाँ से भी आपको पशु खरीदने से बचना चाहिए। तो ये पशु खरीदने में कुछ सावधानियां हैं जिनको आप यदि फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप अच्छा पशु खरीद पाएंगे। अब उसके बाद हमारा जो चौथा सवाल था कि पूंजी कितनी चाहिए, तो दोस्तों पूंजी के अलग अलग पैरामीटर हैं। किसी को कितना बड़ा फार्म करना है ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले आपका अनुभव नहीं है पशुओं को रखने का, तो मेरा ये मानना है कि आपको ज़्यादा पशु नहीं रखने चाहिए। अब ज़्यादा और कम की बात करें तो कितने ज़्यादा हो सकते हैं और कितने कम हो सकते हैं। दोस्तों पूंजी की बात का सीधा सा मतलब ये है कि आप ये मानकर चलें कि आप जिस पशु को आज खरीद रहे हैं वो पशु लगभग 5 से 6 महीने अपने पीक पर दूध देगा। उसके बाद वो गैबिन यदि समय पर होता है या नहीं होता तो दोनों स्थिति में दूध कम कर देगा। यदि समय पर गैबिन नहीं हुआ तो भी दूध कम कर देगा, और गैबिन हो गया तो भी दूध कम कर देगा। तो मान लीजिए आज आपके पास 5 गाय या भैंस खरीदने की पूंजी है, तो अगले 6 महीने में आपको और पूंजी चाहिएगी। अब कई व्यक्ति गुणा भाग करेंगे कि जो 5 महीने मैंने दूध बेचा उसके बाद में एक पशु और लेकर आऊँगा या 5 पशु ले आऊँगा, तो इतनी बचत शुरुआत में होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं और 5 पशु के ऊपर लेबर रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए 10 पशु यदि आप रखते हैं तो आगे 10 पशुओं की और पूंजी आपको चाहिए, और उन 10 पशुओं का लेबर से काम कराने का आपका अनुभव ऐसा होना चाहिए कि आप 10 पशुओं का एक दिन में कितने घंटे सुबह में काम कर लेते हैं, कितने घंटे शाम में कर लेते हैं, और कितना आपको रेस्ट मिलता है। उससे आपको ये लाभ होगा कि आप लेबर से काम करा पाएंगे। अन्यथा वह आपको तरह तरह के बहानेबाजी गोलियां देता रहेगा, और जिसको हम कहते हैं कि सही बात नहीं बताएगा तो निश्चित ही फिर भी ये घाटे का सौदा सिद्ध हो जाता है। तो पूंजी की जहाँ तक बात है, शेड के ऊपर कम से कम खर्चा करें जितना हो सके, क्योंकि एक पशु की ज़रूरत है शुद्ध जल, स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, और उसको यदि खूंटे से खोलने के लिए सुविधा मिल जाए तो ये 5 से मुख्य शुद्ध पानी, सूर्य की किरणें सबसे ज़रूरत है उसकी, सूरज की रोशनी उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है।
तो ये 5-6 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपना शेड बनाएं, तो उसमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दिखावे के ऊपर यदि आप जाते हैं कि लोग आकर ये देखें कि मैंने इतना बड़ा डेयरी फार्म बनाया, इतना बड़ा शेड बनाया, क्योंकि शेड में जो पूंजी लगती है और जो चीज़ों में जो पूंजी लगती है, जो और ज़रूरी चीज़ें, बाल्टी, लोटा, गिलास और सारी चीज़ें जो भी हम लेकर आएंगे, उनसे रिटर्न नहीं आना। रिटर्न आना है जो पशु हमें दूध देगा उससे आना है। तो जो पूंजी हम शेड में या इसमें लगाएंगे तो वो पूंजी हमें वापस रिटर्न लंबे समय के बाद उसकी रिकवरी होती है। तो शेड के ऊपर ज़्यादा पैसा ना लगाएं और इन चीज़ों के सुविधाओं के ऊपर, अपनी सुविधाओं के, अपने दिखावे के ऊपर पैसा खर्च ना करके पशु के ऊपर खर्चा करें। तो ये पूंजी कितनी लगाएं, मेरी जहाँ तक समझ है आपको बात समझ में आई गई होगी कि मैं कितने पशुओं से शुरुआत करूं। अब सबसे आखिरी जो हमारा बिंदु था, शहर में शुरू करें या गांव में, तो दोस्तों दोनों जगह की अपने अपने फायदे और नुकसान है। शहर में दूध बेचना 2 पैसे ठीक रहता है और आसान भी रहता है, लेकिन जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गांव देहात में एक देसी कहावत है कि वहाँ सब कुछ मोल का होता है, और गांव में दूध बेचने में समस्या आती है, क्योंकि दूध आपको किसी न किसी सहकारी संस्था को बेचना पड़ता है। फैट के ऊपर दूध बिकता है ज़्यादातर हमारे गाँव में। और आपका गांव यदि शहर के नज़दीक है तो सबसे बढ़िया है कि आप दूध वहाँ उत्पादन करके अपने नज़दीकी शहर में बेच सकते हैं, उचित कीमत पर बेच सकते हैं। तो शहर में ये फ़ायदा है कि दूध आपका हाथों हाथ बिक जाता है, दूध ही बिक जाता है, उससे आगे आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गाँव में लगभग ये समस्या रहती है कि दूध तो हम पैदा कर लेते हैं, वहाँ पर हरा चारा भी होता है, ज़मीन भी हमारी खुद की होती है, पानी भी हमारा खुद का होता है, लेकिन वहाँ पर दूध के दाम हमारे को नहीं मिलते। तो मेरी आपको एक सलाह रहेगी, यदि आप शहर में करते हैं तो फिर तो एक अलग ही तरह की बात है कि वहाँ पर ज़मीन खरीदनी है, दूध उत्पादन करना, सारी चीज़ें मोल खरीदनी है। मोल तो गांव में भी पड़ेंगी, लेकिन दूध बेचने में आसानी रहती है। लेकिन यदि आप गांव में करते हैं तो आप शुरुआती लेवल से ये मानकर चलें कि हो सकता है 5 की जगह आपको 2 गाय या भैंस ही आप लेकर आएँ, लेकिन दूध बेचने की समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। इसलिए दूध से ऊपर जाएं। दूध से ऊपर जाने का मतलब है कि आप उसका घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं। उस तरह की चीज़ें शुरुआत से ही लेकर चलेंगे तो दूध बेचने में आपको समस्या नहीं आएगी। और आज भी, और आज से 20 साल 30 साल पहले भी और आगे भी हो सकता है, जो दूध बेचता है उसको ही समस्या आती है। दूध से ऊपर जो चला जाता है, दूध के उत्पाद जो बनाकर बेचता है, वो खूब कमाता है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन इन 5-6 बिंदुओं को यदि आप ध्यान में रखकर डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप लाभ कमा पाएंगे, मुनाफा कमा पाएंगे। मुनाफे की कोई भी गारंटी दे नहीं सकता है, क्योंकि सबका काम करने का अलग अलग तरीका है। तो इससे आगे भी आप और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम ज़रूर इस टॉपिक पर आगे वीडियो बना देंगे। और जो लोग कर रहे हैं आपके क्षेत्र में या आपके आसपास कोई गाय का या भैंस का, तो उनका भी अनुभव आपके साथ शेयर कराएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस सब्सक्राइब के साथ में एक आइप का बटन होगा, यदि आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो की रीच बढ़ती, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो चली जाती है। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।